प्रीति सुन, तूने कल के व्रत की सारी तैयारी करवा दी ना? और पकवान क्या क्या बनेगा ये सब भी निश्चित कर लिया ना? कल तड़के ही तैयारी शुरू करवा देना। विभूति को थोड़ी देर से उठाना, वैसे भी जब तक व्रत नहीं खोलेगी वो कुछ खा पी तो नहीं सकती, तो ऐसे में जितनी देर सोई रहे उतना अच्छा। कमला जी एक सांस में कहती चली गई और बोलते हुए उन्हें कदाचित इस बात का भाव नहीं लग रहा था कि कल ही तो प्रीति की शादी की सालगिरह भी है। कितना चाव है प्रीति को सजने संवरने का, और कितने मन से सजती संवरती है इस दिन। पर इस साल जो वीरानी आ रही है प्रीति की जिंदगी में, क्या अपनी बहू के लिए बट सावित्री के व्रत की तैयारी करवाते हुए उन्हें अपनी बेटी के दर्द का अंदाजा नहीं लग रहा है। आखिर एक माँ इतनी हृदयहीन कैसे हो सकती है? प्रीति के मन में ये सवाल तब आया जब माँ ने उसे विभूति के लिए लाई साड़ी दिखाते हुए कहा, ये साड़ी बहू पर खूब खिलेगा। एक तो वो साफ रंग की ठहरी और दूजे वह नई नवतार है, और उसकी पहली व्रत सावित्री पूजा है, तो थोड़ा अच्छा से करना सब। तुम ये हमारी हरी वाली पहन लेना, नई नहीं है तो क्या, कुल मिलाकर हमने 2 बार ही तो पहनी है। अब इस साल तुम सुहागिन नहीं रही, नहीं तो तुम्हारे लिए भी कोई लाल नारंगी साड़ी लाते। अब तुम्हारा ऐसा दुर्भाग्य का दिन आया तो क्या कहें। इधर कमला जी कहे जा रही थी, इस बात से चिंतित बेखबर की उधर प्रीति के दिल पर क्या गुजर रही होगी। तभी विभूति आई और अपने मेहंदी लगे हाथ दिखाते हुए बोली, ये देखिए माँ जी, मेरे हाथ की मेहंदी कैसी रची है। उसे देखकर कमला जी बलैया लेते हुए बोली। प्रीति का मन रोने रोने को कर रहा था और वो कहना चाह रही थी कि माँ, मुझे ये सब तैयारी करना अच्छा नहीं लग रहा। तभी कमला जी ने एक ऐसा शगुफा छोड़ा कि प्रीति से एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ। एक बात तो अच्छी हुई प्रीति की, तेरी शादी और तेरे तलाक से मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि नई बहू को कैसे रखना चाहिए। तेरी सास तुझसे तो बुरा व्यवहार करती थी, उससे सीख लेकर मैं भी बहू को ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। मैं तो अपनी बहू से बहुत अच्छे से व्यवहार कर रही हूँ ताकि उसको चोट ना पहुँचे। तेरे उदाहरण से यह तो अच्छी तरह समझ गई हूँ कि एक बहू को क्या चाहिए और उसे अपनी सास से क्या उम्मीद रहती है। इसलिए मैं अपनी बहू के साथ कोई गलती नहीं करूँगी ताकि मेरी बहू भी तुम्हारी तरह कहीं तलाक ना ले ले। माँ, आप शायद भूल रही है कि मैं तलाक नहीं रहना चाहती, बल्कि मैं ये चाहती कि आप लोग जो दिन भर और के परिवार वालों को समझाए, लेकिन आपने और पापा जी ने मिलकर मेरा ज़बरदस्ती जोगिंदर से तलाक करवा दिया है। ना चाहते हुए भी प्रीति की आवाज़ थोड़ी तल्ख हो गई थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे और होठ कपकपा रहे थे, लेकिन आज उससे बोले बिना नहीं रहा गया। थोड़ी देर के लिए कमला जी बिल्कुल स्तब्ध रह गई और विभूति का चेहरा भी फक पड़ गया। फिर कमला जी ने वह की उपस्थिति का भान किया तो थोड़ा संभल कर बोली, यह तुम क्या कह रही हो प्रीति? तुम ही तो वहाँ पर परेशान थी, उन लोगों ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया था। आए दिन तुम्हारी सास तुम्हें ताने दिया करती थी और जोगिंदर का व्यवहार भी तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं था, इसलिए तो तुम्हारा भाई जाकर तुम्हें ससुराल से ले आया था। और जब उन लोगों ने कोई खोज खबर नहीं ली तो हमें 498 का केस करना पड़ा। लेकिन माँ, कोई और रास्ता भी तो हो सकता था। हमेशा रिश्ते को अंत करने के लिए आर्या पार ही क्यों सोचा? अब कमला जी को अब अपनी बेटी पर थोड़ी दया आ गई। मत रो मेरी बच्ची, अब जो हो गया सो हो गया, अब हम क्या करें, तेरा तलाक तो हो गया। कमला जी अपनी बहू के पहले सावित्री व्रत की तैयारी करवाते हुए अपनी बेटी प्रीति के मन में उठ रही भावनाओं से अनभिज है। अचानक जब रो रो कर कहती है कि वो तलाक नहीं लेना चाहती थी, तब कमला जी को अपनी बेटी के दर्द का एहसास होता है। पर बेटा, तुमने आज के पहले कभी अपना दर्द नहीं बताया, और तुम जिस तरह से हमेशा खुश रहती थी और जोगिंदर से अलग होने के बाद कितनी बार तुमने कहा कि अच्छा हुआ तलाक हो गया, तो हमें लगा कि तुम खुश हो। और इसके अलावा तुम्हें जोगिंदर को कभी याद करते हुए भी हमने नहीं देखा।
कमला जी के पास उनका अपना तर्क था और प्रीति के पास उसका अपना दर्द था। उस वक्त प्रीति चुप रह गई और रोते रोते अपने कमरे में चली गई। कदाचित वो नहीं चाहती थी कि उसकी भाभी के सामने उसकी असफल शादीशुदा जिंदगी की बखिया उधेड़ दी जाए, पर प्रीति की बात सुनकर कमला जी एकदम खामोश रह गई। हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली अपनी बेटी की कड़बड़ाहट भरी हुई बातें और उसकी आंखों में आंसू देखकर वह सोचने को विवश हो गई कि उन्होंने अपनी बेटी का तलाक करवाकर कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी है। अभी जोगिंदर और प्रीति के तलाक की आखिरी हियरिंग बची हुई थी। कमला जी ने सोचा कि वह अविनाश जी से बात करके एक बार दोनों के सुलह की बात कहकर देखेगी, लेकिन वो अंदर ही अंदर इस बात को भली भांति जानती थी कि प्रीति से एक गलती हो गई थी और सारी गलती कमला जी और अविनाश जी से हो गई थी। एक माता पिता के नाते उन्होंने अपनी बेटी का दर्द तो समझा, लेकिन यह नहीं समझ पाए कि उनकी बेटी के मन में अपने पति के लिए अभी भी जगह है। दरअसल कमला जी और अविनाश जी के 2 संतान थी, बेटा विजय और बेटी प्रीति। प्रीति पढ़ी लिखी थी और जब उसने MA कर लिया तब उन्होंने एक रिश्तेदार के मार्फत आए रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी, और जो रिश्तेदार यह रिश्ता लेकर आए थे वह कमला जी के भाई अनिल थे। इसलिए उन लोगों ने ज़्यादा छानबीन तो नहीं की थी। हालांकि प्रीति के ससुर एक रिटायर्ड अफसर थे और उनका बड़ा बेटा जोगिंदर और पीछे 2 छोटी बहन ने नीला और सुशीला थी। प्रीति की सास उषा जी दबंग और बदमाश महिला थी, जिन्होंने अपने बेटे की शादी सिर्फ दहेज के लिए की थी, और प्रीति का पढ़ा लिखा और सलीकेदार होना उन्हें बहुत ही अखरता था। शादी के बाद प्रीति कई तरह से उस घर में सब पर भारी पड़ रही थी। एक तो वो देखने में भी उनकी दोनों बेटियों से सुंदर थी और पढ़ी लिखी भी, तो जो भी आता सब उषा जी को यही कहता कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी बहू मिली है। बदले में उषा जी मुँह बिचकाकर यही कहती कि हाँ, देखने में तो सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है, लेकिन घर का काम काज कुछ नहीं आता और बेसुर भी है। इसके साथ ही वह ये भी जोड़ देती थी कि इसे तो घर का कोई काम आता नहीं और ना ही कुछ दान दहेज लाई है। बहू के माँ बाप तो इसके एकदम है। प्रीति के साथ के ऐसा कहने से रिश्तेदारों को नज़रिया प्रीति के प्रति बदल जाता था और वो उसे बहुत ही दृष्टि से देखने लग जाते थे। अब जब दोनों नंदे भी प्रीति के प्रति ईर्ष्या की भावना रखने लगी थी, बात बात पर प्रीति को ताने देना, उसे नीचा दिखाना और उसके काम को गलत बता देना दोनों बहनों का रोज का काम हो गया था। और इसके साथ ही बेटी के सास उषा जी भी उन्होंने बेटियों का साथ देती थी और वो चाहती थी कि कैसे भी करके प्रीति यह घर छोड़कर चली जाए। इन्हीं दिनों प्रीति ने गौर किया कि प्रीति के घर के बगल में भी एक महिला थी, रमा, जिसकी बहू अमला को वह बहुत सताती थी। अमला बड़े घर की इकलौती बेटी थी। वह सास के ताने उड़ाने ना सह सके और पति का भी साथ नहीं देने की वजह से वो बहुत टूट गई और एक दिन उसके पिता उसे आकर ले गए और अपने पीछे दहेज का सारा सामान छोड़कर चली गई थी। इससे उषा जी को भी एक आइडिया मिल गया और उस दिन के बाद से वो भी प्रीति को और भी ज़्यादा सताने लगी ताकि प्रीति भी घर छोड़कर चली जाए और सारा सामान हथियाकर वो अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा दे। यहाँ दोनों परिवारों में एक ही अंतर था कि प्रीति बहुत सहनशील भी थी और समझदार भी थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि यह रिश्ता ना टूटे। हालांकि जोगिंदर माँ के सामने तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन अकेले में उसके जख्मों पर मरहम लगाता और उसे बहुत प्यार करता था और यह भी कहता कि उसे बचपन से माँ ने बहुत दबाकर पाला गया है, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। इस पर प्रीति अपने पति के गले लग कर बोली, कोई बात नहीं, अब बस आप मेरा साथ देना और आप कभी कभी जब अम्मा जी और दीदी जी मुझे बहुत परेशान करती है तब उन्हें बोलना कि मुझे इतना ना सताया करे। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए यह घर छोड़कर नहीं जाना चाहती और मैं कभी नहीं चाहती कि मेरा यह घर टूटे। इस जोगिंदर ने भावुक होकर
पृथ्वी को गले लगा लिया था और उसके माथे पर चुंबक अंतिम करते हुए बोला, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। उस दिन सुबह प्रीति के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वह बार बार कनखियों से जोगिंदर को देखती थी और जोगिंदर भी उसकी नज़र से निकाह हो जाता था। यह बात चुपके से उषा जी ने गौर कर ली थी और सबसे बड़ा बम तो तब टूटा जब। इस कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।